हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंटैक्स के अगले क्रम में। आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ वर्ब की। तो आज हम जानेंगे कि वर्ब से रिलेटेड एरर सेंटेंस में कहाँ कहाँ होती हैं और कैसे हम उनको फाइंड आउट करके दूर करते हैं। उसके लिए पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे पहला रूल है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, मान लीजिए सेंटेंस में दो सब्जेक्ट यूज हुए हैं, दोनों सिंगुलर हैं। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया है तो वर्ब प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज की जाएगी। तो वर्ब जो है वो प्लूरल नंबर के अनुसार प्रयुक्त होगी। कहने का अर्थ हुआ, ये सेंटेंस में दो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुए हैं और उनको एंड से जोड़ा गया है, उस कंडीशन में जो वर्ब है वो हम प्लूरल के अकॉर्डिंग या प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया है, रेखा एंड मोनी आर सिस्टर्स। रेखा एंड मोनी आर सिस्टर्स। रेखा एंड मोनी आर सिस्टर्स। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो सिंगुलर नाउन्स हैं या दो सिंगुलर के सब्जेक्ट हैं, रेखा और मोनी। और इस रेखा और मोनी दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया है। तो उस कंडीशन में जो वर्ब हमारी यूज हुई है, वर्ब हम देख पा रहे हैं कि आर, वो वर्ब हमारी कैसी यूज होगी, प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज होगी। दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए, ही एंड हिज ब्रदर हैव गॉन टू स्कूल। ही एंड हिज ब्रदर हैज गॉन टू स्कूल। यहां भी इस सेंटेंस में हम पाते हैं कि हमने दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा है। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो उस कंडीशन में प्लूरल की हमारी जो वर्ब है वो कौन सी यूज होगी, प्लूरल की। वहां पर हैज जो यूज किया गया है, इस तरह का सेंटेंस दिया होगा तो आप ये हिज एंड हिज ब्रदर हैज गॉन टू स्कूल। तो जब सेंटेंस में आपको एरर दी जाएगी उस कंडीशन में यहां क्या दिया जाएगा, हैज दिया जाएगा एरर्स के तहत। तो आपको जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ना होगा और दो चूंकि अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग पर्सन हैं, तो उस कंडीशन में इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इस हैज को आप हैज ना करके आप इसको क्या करेंगे, हैव। तो जैसा कि रूल में बताया गया है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो उनके साथ वर्ब जो होती है वो प्लूरल की यूज होती। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि वर्ब जो हमारी है वो कैसी यूज हुई है, प्लूरल की। और इस सेंटेंस में भी रेखा एंड मीना, ये भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इनको एंड से जोड़ा गया है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज हम करते हैं वो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। अगला रूल देखते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एक ही वस्तु, मान लीजिए दो सिंगुलर नाउन हैं और वो एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में सूचना दें, मतलब ऊपर की कंडीशन दूसरी हो जाएगी। उसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट थे, दो अलग अलग पर्सन होते थे, लेकिन यहां पे जब दो सिंगुलर नाउन, मान लीजिए दो सिंगुलर नाउन किसी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं और वो किसी सेम पर्सन या सेम थिंग के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में सूचना दे, तो उस कंडीशन में वर्ब सिंगुलर के अनुसार यूज की जाएगी और आर्टिकल द केवल पहले वाले नाउन के या पहले वाले सब्जेक्ट से पूर्व लगाई जाएगी। दोनों से पूर्व आर्टिकल द यूज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए द ओनर, एग्जांपल दिया है, द ओनर एंड मैनेजर। अब मैनेजर से पहले हम आर्टिकल द नहीं यूज करेंगे। द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड। मान लीजिए द ओनर एंड मैनेजर, यहां पे हम पाते हैं कि दो
हमारे पास दो सिंगुलर के सब्जेक्ट हैं, दो सिंगुलर नाउन है, एक है हमारा ओनर और दूसरा है हमारा मैनेजर। तो यहां दो जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ये किसी एक बंदे को ही दिखाते हैं, मतलब जो ओनर था वही मैनेजर है। यहां पे मैनेजर कोई दूसरा नहीं है, जो मालिक है वही मैनेजर है। तो द ओनर एंड, अब दूसरे वाले जो नाउन है दूसरा वाला, उसके पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। और जब दोनों नाउन किसी सेम पर्सन को डिस्क्राइब करें तो उस कंडीशन पे जो वर्ब हमारी होती है वो हेल्पिंग वर्ब जो होती है या मेन वर्ब जो भी होगी वो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। तो सेंटेंस हमारा बना द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल इज डेड। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया गया है द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, और इसके साथ अब दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं या सिंगुलर नाउन जो हैं किसी एक पर्सन के लिए बता रहे हैं या किसी एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं या जो मेन वर्ब यूज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं हम? सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग। तो द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी हैज कम। अब यहां पे जो वर्ब यूज हुई है वो हमारी हैज यूज हुई है, अर्थात सिंगुलर की वर्ब यूज हुई है। और सेंटेंस यहां भी हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट थे या सिंगुलर नाउन के दो सब्जेक्ट हैं और उनको एंड से जोड़ा गया है। तो उस कंडीशन में अगर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट या दोनों सिंगुलर नाउन कह लो किसी एक व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो उस कंडीशन में हेल्पिंग जो वर्ब आपकी है वो तो सिंगुलर की लगेगी और आर्टिकल तो आपका पहले नाउन से या पहले सब्जेक्ट से पूर्व लगेगा, दूसरे से पूर्व आर्टिकल यूज नहीं होगा। हाँ, अगर ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएं, अगर यहां पे भी आप आर्टिकल यूज कर देंगे तब सेंटेंस का सेंस बदल जाएगा। फिर प्रेसिडेंट कोई दूसरा होगा और सेक्रेटरी कोई दूसरा, तब दो पर्सन की बात की जाएगी। उस कंडीशन में जो वर्ब है वो हमारी प्लूरल की हो जाएगी। मान लीजिए यही सेंटेंस है द प्रेसिडेंट एंड, लिखा जाए द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी, तब उस कंडीशन में आपको हैव कम दिखाना होगा। और ये सेंटेंस जैसे है द ओनर एंड द मैनेजर आपने अगर लिख दिया तो यहां पर दो अलग अलग पर्सन हो जाएंगे, फिर ओनर अलग हो जाएगा, मैनेजर अलग हो जाएगा। ऑफ द मिल, फिर यहां पर आर यूज करना पड़ेगा क्योंकि वहां दो पर्सन अलग अलग हो जाएंगे, मैनेजर अलग हो जाएगा और ओनर अलग हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट या दोनों सिंगुलर नाउन किसी एक ही सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे तो उस कंडीशन में पहले नाउन से पूर्व आप आर्टिकल यूज करेंगे, दूसरे नाउन से पूर्व आर्टिकल यूज नहीं होगा और जो वर्ब आपकी है वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। आइए अगला रूल देख लेते हैं। जब दो सब्जेक्ट एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करें, मान लीजिए दो कोई सब्जेक्ट हैं लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति का वर्णन करेंगी या एक व्यक्ति के बारे में कोई सूचना देंगी, तो उस कंडीशन में भी वर्ब हमारी जो है वो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है करी एंड राइस, करी एंड राइस, करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, इज माई फेवरेट फूड। करी एंड राइस जो है वो मेरा फेवरेट फूड है। तो यहां पे हम देखते हैं कि दो सब्जेक्ट यूज किए गए हैं, एक सब्जेक्ट हमारा करी यूज हुआ, दूसरा सब्जेक्ट हमारा राइस यूज हुआ। तो जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और किसी एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति का वर्णन करें तो उस कंडीशन में उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सिंगुलर की यूज की जाती है या सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती। यहां पे भी हम देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारी यूज हुई वो यूज हुई है सिंगुलर की, इज। तो इस तरह जब दो सब्जेक्ट एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करेंगे तो
वर्ब जो होगी वो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, अर्थात ऐसी वर्ब यूज होगी जो सिंगुलर नाउन के नंबर के साथ यूज की जाती है। अगला रूल देखते हैं, चौथा, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, मान लीजिए दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो जोड़े काहे से गए हैं, एंड से गए हैं और उनके पहले ईच या इवरी हो, उनके पहले ईच लगा हो या इवरी लगा हो, तो उस कंडीशन में भी वर्ब जो है वो हमारी सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। जो पहला रूल बताया गया था उसमें भी सेम ऐसे था, लेकिन थोड़ा अंतर था। वहां दो सिंगुलर नंबर के नाउन जो थे वो एंड से जोड़े जाते थे सब्जेक्ट, लेकिन उनके साथ प्लूरल की वर्ब यूज होती थी। लेकिन यहां पर दो सिंगुलर नाउन के सब्जेक्ट अगर जोड़े जाएंगे एंड से, लेकिन अगर उनके पहले ईच या इवरी लगा होगा तो हेल्पिंग जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज करेंगे, मेन वर्ब कह लो, चाहे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब साथ में है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, लेकिन जो वर्ब कहने का अर्थ हुआ कि जो हम वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग या सिंगुलर नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। किस कंडीशन में, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे और उनके पहले ईच या इवरी लगा होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज इन द क्लास, वाज इन द क्लास, इन द क्लास। यहां पे हम देख पाते हैं कि दो हमारे सिंगुलर के सब्जेक्ट यूज हुए हैं, एक हमारा बॉय है और दूसरा हमारा गर्ल है। ये दोनों सिंगुलर के सब्जेक्ट हैं और इनको किससे जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है, लेकिन इन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले इवरी यूज कर लिया गया है। तो इस कंडीशन में जो वर्ब हमारी यूज होगी वो वर्ब हमारी सिंगुलर नंबर के नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की वाज इन द क्लास, वो कहां था, क्लास में मौजूद था। जैसे दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए ईच डे एंड ईच नाइट वाज प्लीजेंट। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, each day each day and each night, each day and each night, each day and each night, मान लीजिए ये each day and ईच नाइट, प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात, वाज प्लीजेंट, SANT, ईच डे एंड ईच नाइट वाज प्लीजेंट। तो यहां भी हम देखते हैं कि डे यूज हुआ है, सिंगुलर नंबर का नाउन है, नाइट यूज हुई है, सिंगुलर नंबर का नाउन है, दोनों को एंड से जोड़ा गया है, लेकिन उसके पहले ईच लगा दिया गया है। दोनों सिंगुलर नाउन के पूर्व या सिंगुलर नाउन के जो सब्जेक्ट हैं उनके पूर्व ईच लगा दिया गया है। उस कंडीशन में जो हमारी वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर नंबर के नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। ये चीज आपको माइंड रखनी है। अगला रूल है, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट निदर नार या इधर आर से जुड़े हों, या तो निदर नार से या इधर आर से जुड़े हों और वे भिन्न भिन्न हों, भिन्न भिन्न होने का मतलब अलग अलग नंबर के हों, अलग अलग पर्सन के हों, तो प्लूरल सब्जेक्ट या अलग अलग नंबर के हों तो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के पास रखते हैं। तो जो प्लूरल वाला सब्जेक्ट है वो हम कहाँ रखेंगे, वर्ब के पास रखते हैं, तथा वर्ब भी प्लूरल की प्रयुक्त होगी। और वर्ब जो होगी वो कैसी होगी, प्लूरल का। एक बार फिर से देखते हैं कि जब दो से अधिक सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए सेंटेंस में दो सब्जेक्ट यूज किए गए, एक सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का है और एक सब्जेक्ट हमारा मान लीजिए प्लूरल का है, तो उनको अगर निदर नार या इधर आर से जोड़ा गया है तो
जो प्लूरल होगा वो वर्ब के पास रखा जाएगा, अर्थात प्लूरल नंबर का जो नाउन है उसको कहाँ रखा जाएगा, वर्ब के पास। या आप कह लो सिंगुलर वाला नाउन पहले यूज किया जाएगा और प्लूरल वाला बाद में यूज किया जाएगा। तो वर्ब भी जो यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया है, नीदर सीता नार हर फ्रेंड्स। नीदर, मान लीजिए एग्जांपल है, नीदर सीता नार हर फ्रेंड, नीदर सीता नार हर फ्रेंड्स हैव कम। ना तो सीता और ना ही हर फ्रेंड्स, ना तो सीता और ना ही उसके फ्रेंड्स हैव कम। यहां हम पाते हैं कि दो से अधिक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हमारा देख पा रहे हैं आप सिंगुलर का है और दूसरा सब्जेक्ट देख पा रहे हैं आप प्लूरल का है। तो यहां इस कंडीशन में दो से अधिक सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है, किससे, नीदर नॉर या ईदर आर से। तो यहां हम नीदर नॉर से जोड़ते हैं दो अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट, सिंगुलर का और एक प्लूरल का। तो इस कंडीशन में अगर वो भिन्न भिन्न हो, भिन्न होने का मतलब यही है कि यदि वो उसमें एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो उस कंडीशन में प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के पास रखते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या है हमारा, हर फ्रेंड, इसको किसके पास रखते हैं, वर्ब के। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के पास रखेंगे तो इट मीन्स वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग लिखनी होगी, प्लूरल नंबर के नाउन के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब यूज करनी होगी। तो नीदर सीता, ना सीता, नार हर फ्रेंड्स, ना ही उसकी सहेलियां, हैव कम। तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि जो वर्ब हमारी यूज हुई है वो वर्ब हमारी कैसी यूज हुई है, प्लूरल नाउन वाली, या प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब जो यूज होती वो वर्ब यूज हुई है। अगला एग्जांपल देखते हैं, जब भिन्न भिन्न पर्सन का मतलब मान लीजिए किसी एक सेम सेंटेंस में अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट यूज हुए हैं। भिन्न भिन्न पर्सन, जब भिन्न भिन्न पर्सन, ये लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मान लीजिए किसी सेम सेंटेंस में भिन्न भिन्न पर्सन के नाउन या भिन्न भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट नाउन जो हैं यूज हुए हैं, या भिन्न भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट यूज हुए हैं और या नार से जुड़े हैं। मतलब किसी सेंटेंस में भिन्न भिन्न पर्सन के जो नाउन सब्जेक्ट हैं वो और अथवा नार से जोड़ेंगे। मान लीजिए किसी सेंटेंस में सेकेंड पर्सन का भी सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन का भी सब्जेक्ट है, अगर उनको आर या नार से जोड़ा गया है तो उस कंडीशन में वर्ब अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। तो जो सब्जेक्ट अंतिम में होगा या जो सब्जेक्ट फर्स्ट के बाद होगा, या ये कह लो लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए है निदर ही, पहले हमने थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को रखा, निदर ही नार आई एम, निदर ही नार आई एम गोइंग देयर। यहां पे हम पाते हैं कि निदर ही दो भिन्न भिन्न पर्सन के, मान लीजिए ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है जबकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। यद्यपि एक थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट और एक फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, दो अलग अलग या डिफरेंट काइंड के पर्सन के सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, किससे, चाहे वो नार से जुड़े हों चाहे और से जुड़े हों। अगर वो और या नार से जुड़े हैं तो उस कंडीशन में जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज की जाती है। तो यहां ही था और यहां आई था, लेकिन हमारी जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, वर्ब हमारी बाद में यूज हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती। तो जैसे इस सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का था, दूसरा सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का था, तो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अर्थात फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब यूज की गई है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है इधर यू, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है इधर यू आर ही
और ही। अब यहां पे देखते हैं हम कि दो और से दो डिफरेंट काइंड के सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। यहां पहले सेकंड पर्सन दे दिया गया और उसके बाद थर्ड पर्सन दे दिया गया। पहले सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है और उसके बाद थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, और जोड़ा काहे से गया है उसको और से। तो इस कंडीशन में जो वर्ब यूज होगी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो इधर यू आर ही इज कमिंग टू माई प्लेस, इज कमिंग, इधर यू और ही इज कमिंग टू माई प्लेस, कमिंग टू माई प्लेस। तो सेंटेंस हुआ इधर यू और ही इज कमिंग टू माई प्लेस। तो इस कंडीशन में भी हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज हुई है, बाद में यूज हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और बाद में यूज हुआ है सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का, सिंगुलर नाउन का। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज हुई है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो वर्ब से रिलेटेड हैं। हम आशा करते हैं ये रूल्स आपकी समझ में आए होंगे। कुछ और रूल्स के साथ हम फिर मिलते हैं। तो आइए कुछ रूल्स देख लेते हैं और दिए गए हैं। तो जैसे अगला रूल दिया गया है, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, मान लीजिए सेंटेंस में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो उसी सेंटेंस में यूज हुए किसी दूसरे नाउन के साथ जुड़ा है एज वेल एज से, तो जो सिंगुलर का सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। और फिर एज वेल एज से जुड़ा हुआ जो दूसरा सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर का हो और चाहे प्लूरल का हो। अगर एज वेल एज से जुड़ा हुआ है सिंगुलर के सब्जेक्ट से कोई दूसरा सब्जेक्ट, फिर चाहे वो सिंगुलर का हो चाहे प्लूरल का, उस कंडीशन में पहले यूज हुए सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज की जाएगी। जैसे यहां पे रूल क्या कहता है कि जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो दूसरे नाउन के साथ उसी सेंटेंस में जो नाउन यूज हुआ है, चाहे वो नाउन सिंगुलर का हो चाहे वो नाउन प्लूरल का हो, उसके साथ अगर वो एज वेल एज से जुड़ा है या बिसाइड से जुड़ा है तो वर्ब पहले यूज हुए सब्जेक्ट अर्थात सिंगुलर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखी जाएगी। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहां पे हम पाते हैं सिंगुलर का सब्जेक्ट है वो एज वेल एज से जोड़ा गया है दूसरे नाउन के साथ। जो दूसरा नाउन है वो कैसा है, प्लूरल है। तो उस कंडीशन में जो पहला सब्जेक्ट है सिंगुलर का उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो यहां ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज bought these books। तो यहां पे हम देखते हैं कि हमारा एक सिंगुलर का सब्जेक्ट है एज वेल एज से जुड़ा है, उसी सेंटेंस में यूज हुए दूसरे नाउन के साथ, और जो नाउन हमारा दूसरा यूज हुआ है वो प्लूरल का है। यद्यप है तो ये प्लूरल का, लेकिन एज वेल एज से जब जोड़ा गया होगा तो जो पहला सब्जेक्ट होगा अर्थात सिंगुलर का उसी के अकॉर्डिंग यहां हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी या मेन वर्ब यूज की जाएगी। अगला मान लीजिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि नो वन बिसाइड्स हिज फादर, नो वन बिसाइड्स हिज फादर। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, नो वन बिसाइड्स हिज फादर नोज हिम, नोज हिज नेम कह लो या नोज हिम, नोज, नो वन बिसाइड्स हिज फादर नोज हिज नेम, नोज हिज नेम, कोई नहीं जानता था उसका नाम सिवाय उसके फादर के। तो यहां भी हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है नो वन, कोई नहीं, बिसाइड से जोड़ा गया है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, और यहां पे दूसरा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो चाहे
पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है एज वेल एज से जुड़ा है तो दूसरा वाला जो नाउन है चाहे वो सिंगुलर का होगा चाहे वो प्लूरल का होगा, वर्ब हमें पहले के अकॉर्डिंग ही यूज की जानी है या पहले के अकॉर्डिंग ही यूज की जाएगी। यहां भी हम देख पा रहे हैं कि सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की गई है नोज। तो अगला रूल है, जब दो नाउन या प्रोनाउंस, मान लीजिए सेंटेंस में दो नाउन्स या प्रोनाउंस यूज हुए हैं और उनको नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा गया है। सिंगुलर मतलब सेंटेंस में अगर दो नाउन्स हैं चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, अगर उनको नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा गया होगा तो उस कंडीशन में वर्ब बाद में आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। ऊपर रूल में बताया गया है कि जो वर्ब्स होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, पहले यूज हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पे अगर दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होंगे तो उस कंडीशन में वर्ब जो यूज होगी वो बाद में यूज हुए नाउन के अकॉर्डिंग या बाद में यूज हुए प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही यूज की जाएगी। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है नॉट ओनली द कमांडर, नॉट ओनली द कमांडर, not only the commander but also the soldiers, not only the commander but also the soldiers were killed। ना केवल कमांडर बल्कि जो सोल्जर्स थे वो भी मारे गए। तो इस सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि नॉट ओनली और बट आल्सो, इससे हमारे दो नाउन या प्रोनाउन जोड़े गए। जैसे पहला है द कमांडर और दूसरा है द सोल्जर्स। तो सेंटेंस का भाव है कि ना केवल कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स, बल्कि सैनिक भी। तो यहां पर नॉट ओनली बट आल्सो से दो नाउन या प्रोनाउन जोड़े गए हैं। उस कंडीशन में जो बाद में यूज हुआ सब्जेक्ट है हमारा, या ये कह लो बाद में यूज हुआ नाउन या प्रोनाउन जिस फॉर्म में होगा उसी के अकॉर्डिंग, सिंगुलर में होगा तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग, प्लूरल होगा तो प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम बात का जो नाउन हमारा है द सोल्जर्स, वो किस फॉर्म में है, प्लूरल की फॉर्म में। तो जो वर्ब यूज की जाएगी वो भी किसके अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों जो रूल्स हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं। पहले में पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हो जो यूज होगी, और जबकि ये दूसरे अगर सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हुआ है, दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो कंजंक्शन से जुड़े हैं, तो उस कंडीशन में बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएगी। अगला रूल देख लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ, अगर सेंटेंस कंडीशनल है तो इफ या व्हेन से आरंभ होने वाले क्लास में सिंपल प्रेजेंट का भाव हो। अगर इफ से सेंटेंस शुरू हुआ है या सेंटेंस शुरू हुआ है किससे, व्हेन से, तो अगर इफ लग गया या व्हेन लग गया किसी क्लॉज में तो वो क्लॉज हमारी प्रिंसिपल क्लॉज नहीं रह जाती, मतलब एक क्लॉज बन जाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यदि इफ या व्हेन से आरंभ होने वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट का भाव हो, अगर इफ से जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट के भाव प्रकट कर रही हो तो प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर के भाव प्रकट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है इफ ही कम्स टू मी, इफ ही कम्स टू मी, यदि वो मेरे पास आता। अब यहां पर ये एक क्लॉज है, ये क्लॉज का है, शुरू है, इफ से शुरू, और इस क्लॉज में हम देखते हैं कि किसके भाव प्रकट हो रहे हैं। तो कम्स है, इफ ही कम्स टू मी, इट मींस इफ वाली क्लॉज जो है इसमें सिंपल प्रेजेंट के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो अगर इफ या व्हेन से शुरू होने वाली क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट के भाव प्रकट होंगे तो उस कंडीशन में उससे जो प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ी होगी उस प्रिंसिपल क्लॉज में हम सिंपल फ्यूचर के भाव प्रकट करेंगे। तो सिंपल फ्यूचर के भाव प्रकट करने का मतलब इफ ही कम्स टू मी, यदि वो मेरे पास आता है तो आई विल हेल्प हिम। तो क्या होगा, आई विल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो यहां पर ये हमारी इफ
कि इफ से शुरू हुई क्लास है और इसमें सिंपल प्रेजेंट के भाव प्रकट हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो प्रिंसिपल क्लास है उस क्लास में सिंपल फ्यूचर के भाव प्रकट किए गए हैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, अगला रूल देख लेते हैं कि मान लीजिए सेंटेंस दिया है, अगला रूल में कहा गया है कि यदि इफ क्लास में होने वाला कार्य, मतलब जो इफ से शुरू हुई क्लास है, यदि उस क्लास में जो कार्य दिखाया गया है, जो जिस कार्य का मेंशन किया गया है, अगर होने वाला कार्य असंभव हो, मान लो वो कोई कार्य जो इफ क्लास में दिया गया वो असंभव हो या काल्पनिक हो या इमेजिनरी कोई दी गई हो, इमेजिन करने वाला जिसको पॉसिबल ना होता हुआ दिख रहा हो, असंभव या काल्पनिक हो, तो साधारणतः इफ क्लास में वर का प्रयोग करते हैं। फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर की आई हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल की आई हो, तो क्लास में इफ का प्रयोग करते हैं तथा प्रिंसिपल क्लास में वुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, मान लीजिए दिया हुआ सेंटेंस इफ आई वर अ बर्ड, मान लीजिए सेंटेंस है इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड, तो आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। अब यहां पर बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन आता है कि अमूमन आई के साथ वाज यूज होता, लेकिन यहां पे आई के साथ वर यूज हुआ है, तो यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर जैसा कि रूल में बताया गया है कि इफ क्लास में होने वाला कार्य अगर असंभव है, जैसे काश में पक्षी होता, तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं इंसान हूं और इंसान पक्षी नहीं हो सकता। तो कहा गया कि इफ क्लास में होने वाला कार्य अगर असंभव है या काल्पनिक है, तो साधारणतः इफ क्लास में वर का प्रयोग किया जाता, फिर सब्जेक्ट चाहे जो हो, चाहे सिंगुलर का हो चाहे प्लूरल का। वैसे अमूमन इसीलिए आई के साथ भी क्या यूज कर लिया गया, वर यूज कर लिया गया, जबकि अमूमन कंडीशन में आई के साथ क्या यूज होता, वाज। तो आई के साथ वर यूज कर लिया गया और कहा गया प्रिंसिपल क्लास में वुड का प्रयोग होता। तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ पाता। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, इफ माई, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया है इफ माई स्कूल वर नियर, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है इफ माई स्कूल वर नियर, यदि मेरा स्कूल नजदीक होता। यहां भी हम देख पा रहे हैं इफ के साथ किसका यूज कर लिया गया, अर्थात माई स्कूल के साथ किसका यूज किया गया है, वर का, जबकि माई स्कूल के साथ यूज किसका होना चाहिए, वाज का। तो इफ माई स्कूल वर नियर, तो आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं हमेशा समय पर होता या समय से स्कूल पहुंचता। तो यहां भी हम देखते हैं कि इफ से हमारी क्लास शुरू हुई है, और अगर क्लास हमारी इफ से शुरू हुई है और जो कार्य है वो असंभव, जैसे काश मेरा स्कूल मेरा घर के पास या मेरे घर के पास स्कूल होता, या कह लो स्कूल के पास मेरे घर होता, अर्थात इफ माई स्कूल वर नियर, इफ माई स्कूल वर नियर, यदि मेरा स्कूल नजदीक होता, वैसे नजदीक है नहीं, अगल बगल कोई स्कूल नहीं, यदि मेरा स्कूल नजदीक होता, अर्थात मेरा स्कूल मेरे नजदीक नहीं आ सकता, वो दूर है। इफ माई स्कूल वर नियर, यदि मेरा स्कूल नजदीक होता, तो यहां माई स्कूल के साथ भी क्या यूज कर लिया गया, वर। तो उस कंडीशन में जो प्रिंसिपल क्लास है वहां क्या यूज किया जाता, वुड। तो आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं हमेशा समय से होता है, समय से स्कूल पहुंचता। तो अगला रूल है, यदि प्रिंसिपल क्लास की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में है, मान लीजिए प्रिंसिपल क्लास की जो वर्ब है, प्रिंसिपल क्लास की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो आश्रित उपवाक्य भावानुसार किसी भी टेंस में हो सकती है। मतलब जो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वही हमारी प्रिंसिपल क्लास होती है। तो प्रिंसिपल क्लास में जैसा आपको बताया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते समय कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपका पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी आप पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। कब, यदि उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या प्रोवर्ब्स यूज ना की गई होंगी। अदरवाइज
वो पास्ट टेंस में ही दिखाया जाता है। जबकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसी भी टेंस में भावानुसार हो सकती है, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब वो प्रेजेंट में नॉर्मल कंडीशन में यूज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज जो बाहर की रिपोर्टिंग वर्ब है यदि वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच या कह लो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किसी भी टेंस में हो सकती है, लेकिन अगर वो पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी अमूमन पास्ट टेंस में होनी चाहिए। एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे सेंटेंस है ही सेज दैट। मान लीजिए एग्जांपल है ही सेज दैट, वो कहता है कि ही सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। तो यहां पे हम देखते हैं कि ही सेज ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज हमारी क्या है? ही सेज वो कहता है, और ये हमारी दैट के बाद का जो पोर्शन है वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज जब प्रेजेंट टेंस में है तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसी भी टेंस में भावानुसार हो सकती, प्रेजेंट में भी हो सकती, पास्ट में भी हो सकती। यहां प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी यहां किस टेंस में दी गई है? प्रेजेंट में। लेकिन अगर चिल्ड्रन लाइक्ड भी कर दोगे, पास्ट में भी कर दोगे ये सेंटेंस, तब भी सही होगा। ही सेज वो कहता है दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ये भी सेंटेंस आपका सही होगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच या प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भावानुसार किसी भी टेंस में हो सकती है। जबकि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी पास्ट में होना अनिवार्य है, यदि उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ ना आया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है राम सेड दैट, राम सेड दैट, राम सेड दैट ही वाज लर्निंग हिज लेसन, दैट ही वाज लर्निंग हिज लेसन। राम ने कहा कि वो अपना लेसन क्या कर रहा था? लर्न कर रहा था। यहां हम पाते हैं कि हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है राम सेड, ये किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज हमारी पास्ट टेंस में है तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? राम सेड, ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। और दैट ही वाज लर्निंग हिज लेसन, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में नहीं हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं यूज हुआ तो ये चीज प्रेजेंट में यूज नहीं हो सकती, अर्थात इस क्लॉज की वर्ब जो है वो प्रेजेंट में नहीं हो सकती। जबकि यहां है दोनों चीजें चल सकती हैं, चाहे प्रेजेंट में कर लो सबऑर्डिनेट क्लॉज, चाहे पास्ट में कर लो। लेकिन यहां पर अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में ही लिखा जाएगा, अदरवाइज वो इनकरेक्ट होगा। हाँ, एक कंडीशन है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ प्रोवर्ब यूज हो जाए तब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होने पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में व्यक्त की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। अगला रूल देख लेते हैं। यदि सबऑर्डिनेट ऐसे कंजक्शन से आरंभ हो जिससे उद्देश्य प्रकट हो, मान लीजिए सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन है वो कोई ऐसा है जिससे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो शुरू होती है वो किसी ऐसे कंजक्शन से शुरू होती है जिससे कोई उद्देश्य प्रकट होता हो, तो प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट में होने पर मे का प्रयोग करते हैं तथा पास्ट में होने पर माइट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। सो दैट यहां पे ये ऐसा कंजक्शन है जो उद्देश्य प्रकट कर रहा है, सो दैट जिससे कि ही में स्टैंड फर्स्ट, सो दैट ही में स्टैंड फर्स्ट, सो दैट ही में स्टैंड फर्स्ट, जिससे कि वो फर्स्ट आ सके। जैसा कि रूल में कहा गया, यदि सबऑर्डिनेट
ऐसे कंजक्शन से शुरू हो, मान लीजिए ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये सो दैट कंजक्शन से शुरू हुई, तो सबऑर्डिनेट ऐसे कंजक्शन से शुरू हो जिससे कोई उद्देश्य प्रकट हो, तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल क्लॉज अगर हमारी प्रेजेंट में है तो हम वहां पर मे यूज करेंगे, ये मे होगा। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज हमारी किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि ही के साथ वर्ब यूज हुआ है। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, मे। और अगर हमारी प्रिंसिपल क्लॉज यहीं पे पास्ट में होती, मान लीजिए होता ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, तब यहां मे की जगह हमको माइट यूज करना पड़ता। दूसरे एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर कर देते हैं यही चीज। मान लीजिए ही वर्कड हार्ड, यही सेंटेंस है, मान लीजिए ये ऐसे लिखा है ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, जिससे कि यहां भी कंजक्शन कैसा लगा, ऐसा कंजक्शन लगाया गया है सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिससे उद्देश्य प्रकट हो। तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, जिससे कि ही, अब जो यहां में यूज किया था हमने, अब यहां हमारी प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है वो है पास्ट टेंस, तो में को ना यूज करके हम यहां यूज करेंगे माइट, सो दैट ही माइट, सो दैट ही माइट स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट। और इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, लाई और स्पीक के साथ, जब कभी सेंटेंस में लाई यूज होता है, झूठ बोलने वाला, तो लाई के साथ हमेशा टेल यूज किया जाता है, और जब ट्रुथ की बात की जाती है, सत्य की, तो वहां टेल ना यूज करके स्पीक यूज किया जाता। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको कहीं लाई मिलेगा झूठ वाला, तो उसके लिए आपको टेल यूज करना होगा, और अगर ट्रुथ की बात की जाएगी तो वहां आप स्पीक यूज करेंगे। जैसे डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट स्पीक अ लाई नहीं कह सकते, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। तो ट्रुथ के साथ स्पीक यूज होता है और लाई के साथ टेल यूज होता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। हम आशा करते हैं ये रूल्स आपको पसंद आए होंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए